बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू आजकल की एक और बैठक में आज मेरे यानी मोहम्मद फराज के साथ मौजूद हैं आप सब, और आप सब के साथ मौजूद हैं इकबाल खुर्शीद साहब। इकबाल खुर्शीद साहब एक बहरहाल नौजवान है। हाँ, नौजवान कह सकते हैं। मतलब मेरी उम्र के नौजवान है। जी, जी। अगर मैं नौजवान हूँ तो आप भी नौजवान हैं। दूसरा ये कि कॉलम निगार हैं, फिक्शन निगार हैं, सहाफ़ी हैं, और काफ़ी तजुर्बा है सहाफ़त का, फिर इंटरव्यू निगारी का। और इनके इनका एक खूबसूरत नावलेट मौजूद है जो शुक्रिया। कि तिकोन की चौथी जहद के नाम से लफ्ज़ बाज़ार इस्तेमाल किया जाए कि बाज़ार में मौजूद है। हाँ, हाँ। उर्दू बाज़ार, नाम ही उर्दू बाज़ार है। बिल्कुल। असल में एक हमारा अहद है जो अंदर मौजूद है कि आपसे तज़किरा पहले भी हुआ था कि हम उर्दू के ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और हमारी हुँ। कोशिश होगी कि कोई भी अंग्रेज़ी का मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। होनी चाहिए, ऐसी कोशिश तो होनी चाहिए। शऊरी तौर पे ऐसी कोशिश की जाए, इरादा बाँधा जाए, फिर इंसान देखता है कि कहाँ उसे दिक्कत आ रही है, कहाँ उसे ज़रूरत पड़ रही है, और उसी से वो खोजेगा रास्ता कि चलो अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे, तो उसकी जगह मैं क्या लफ्ज़ लाऊँ, कैसे अपनी बात का इज़हार करूँ। बिल्कुल। यही यही मकसद है कि इज़हार जो है, हम असल में इस एक तरह का तजुर्बा कर रहे हैं कि क्या आज की मौजूदा ज़बान में मुकम्मल इज़हार मुमकिन है एक आम रोज़मर्रा के मामलात में, या नहीं है? अच्छा, मेरी राय ये है कि रोज़मर्रा के मामलात में तो ये मुश्किल है। अच्छा। नामुमकिन भी कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल तो बहरहाल बहुत है। उसका सबब ये है कि जो आपकी ज़िंदगी है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है। बिल्कुल। आप उन चीज़ों से जुड़ गए हैं जिनके लिए आपके पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं। यानी टीवी और रेडियो तो पुराना हुआ और हम ये कह सकते हैं कि उर्दू ने उसे अपना लिया है। अब ये रेडियो और टीवी उर्दू ही के लफ्ज़ हैं। लेकिन जब आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, आपके पास सेल फ़ोन आ गया, फ़ेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, आपके पास वाईफ़ाई आ गया, आपके पास 4G, 5G जब हम बात करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज़ की, उससे जुड़ी दीगर टेक्नोलॉजीज़ की, तो उनके लफ्ज़ हमारे पास उर्दू में इस तरह दस्तयाब नहीं हैं, और वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनती जा रही हैं ये चीज़ें। जैसे अब शेयर करना, लाइक और कमेंट करना, ये बिल्कुल एक बंधा हुआ जुमला बन चुका है। तो रोज़मर्रा के मामलात में तो मुश्किल है, लेकिन जब कोई नज़्म कहता है, गज़ल कहता है, कोई अफ़साना कहता है, तो उसके पास ये इम्कान बहरहाल होता है कि वो इससे इज्तनाब करते हुए वो ज़बान जो अदबी ज़बान है उसे बरतता हुआ चला जाए। अच्छा, ये बात हम इमरान शमशाद नरमी साहब ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी असल में। और ये एक आया हकीकत है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते कि ज़बान वही तरक्की करेगी जिस ज़बान के बोलने वाले मुआशी तौर पर तरक्की करेंगे। हुँ, मेरे मुआशरे में मेरी मेरी ज़बान बोलने वाला कोई नई चीज़ ईजाद करता है और उसको अपनी ज़बान का नाम देता है, तो पूरी दुनिया मजबूर है उसे उसी नाम से पुकारने की। बिल्कुल, बिल्कुल। टेलीविज़न या रेडियो का आपने मिसाल दी, अगर ये पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी ने ईजाद किया होता, उसे हक़ हासिल होता कि वो उर्दू ज़बान में उसका नाम रखे, या कोई भी। तो इकबाल भाई ये बताइए कि किसी ज़बान की तरक्की में मुआशी तरक्की ज़्यादा अहम है या फिर अदब और फ़नून लतीफ़ा? देखिए, दोनों चीज़ें साथ-साथ चलेंगी, बल्कि कई जहतें हैं, ये सिर्फ़ 2 नहीं हैं। मेरे ख़्याल में इसमें माशी तरक्की के साथ साइंसी तरक्की भी बहुत अहम है, और जिन नए अल्फ़ाज़ की हम बात कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया ने, साइंस की दुनिया ने, यानी इजादात की दुनिया ने दिए हैं। इजादात जब गाड़ियाँ आती हैं, कार बनी, तो कार के साथ उसके स्पेयर पार्ट्स बनना शुरू हो गए। फिर उसमें नई-नई चीज़ें सामने आईं कि जी एयर बैग आ गया या ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया। तो जो साइंस की दुनिया है वो नए अल्फ़ाज़ लेके आती है। जब हम नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं तो वहाँ पे साइंसी दुनिया से आने वाले अल्फ़ाज़ बढ़ते जाते हैं। और कुछ ममालिक जैसे हमारे पड़ोसी ममालिक में उन्होंने उससे तर्जुमा किया है, कोशिश की है नेशनल ज्योग्राफिक की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उन्हें अपनी ज़बान में पेश करें। तो उन्होंने उसके लिए लफ्ज़ वज़ा करना शुरू कर दिए। कुछ लफ्ज़ जो उनके पास थे, कुछ लफ्ज़ों को उन्होंने तोड़ा, कुछ लफ्ज़ों को उन्होंने जोड़ा, नए लफ्ज़ बनाए। तो ये एक तरीका बहरहाल हुआ कि उनके यहाँ जो साइंसी इस्तिलाहात हैं, वो किसी तरह अपने पास अपने अल्फ़ाज़ उन्होंने उसमें बरतना शुरू कर दिए। इब्तिदा में उस पे एतराज़ हो सकता है कि भई ये मुस्तामिल नहीं है, कानों को भले नहीं लग रहे, इसे बोलेगा कौन, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल ज्योग्राफिक के ज़रिए अगर वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए 10, 15, 20 साल तक ये काम करते रहे, तो उनके पास साइंस के मज़मून के हवाले से कुछ अल्फ़ाज़ तो आ जाएँगे। अगर हमारे यहाँ भी ये सिलसिला हो
तो ये इम्कान पैदा हो सकता है कि आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी के और इजादात के साथ, साइंस के साथ आने वाले अल्फाज हैं, इवन बिजनेस इंडस्ट्री में आप देखें, बिज़नेस में जो इस्तिलाहात आप इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत सों के उर्दू मुतबादिल मौजूद नहीं है। जैसे बजट का लफ्ज़ हम मीज़ानिया जो इस्तेमाल करते हैं और जो बजट इस्तेमाल करते हैं उसमें बजट जो इब्लाग कर रहा है वो मीज़ानिया नहीं कर रहा है। ये कंप्यूटर जो इब्लाग कर रहा है, ये प्रेजेंटेशन जो हम दे रहे हैं, एक लेकिन कल को अगर लफ्ज़ मीज़ानिया मुस्तामिल हो जाता है तो फिर तो इबलाग करेगा ना वो। मुस्तामिल अगर हो जाएगा तो उसके लिए उसे बहुत कुव्वत चाहिए। उससे इस बजट के लफ्ज़ का जो इब्लाग है, जो असर है, जो इस्तेमाल है, यानी अभी बजट पेश हुआ, अब देखिए हर शख्स बजट की बात कर रहा है, वो जो जानते भी नहीं है कि ये बजट क्या है, यानी कि जो माशी माहिरीन नहीं हैं, हर शख्स फेसबुक पे बजट के हैशटैग के साथ मसरूफ़ है। अभी जो हैशटैग है ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बात ये कि जितना बर्ताव होगा, जितना इस्तेमाल होगा, जितनी उसकी मईशत लफ्ज़ की मुस्तहकम होगी। अगर उर्दू की मईशत मुस्तहकम हो जाए, जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त, अगर ये ईजादात हम करना शुरू कर दें, कारोबार की दुनिया में आप नए तरकीब इस्तिलाहात लाते हैं, उनके उर्दू में नाम रखें तो पूरी दुनिया उन्हें अच्छा, फॉलो एक करेगी। एक हमने जो स्कूल में जो निसाब है, उर्दू का निसाब है, उसमें जो साइंस की किताबें हैं ये जो हमने पढ़ी हैं उसमें बायोलॉजी, हयातियात, केमिस्ट्री, कीमिया, जियोलॉजी, अर्जियात, जोग्राफिया, मतलब मुतबादिल लफ्ज़ मौजूद, और फिर उनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ वो उनके भी मुतबादिल उर्दू जी के जी। लफ्ज़ मौजूद रहे हैं किताबों में। तो क्या अब वो निसाब से निकाल दिए गए हैं या फिर उस पर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि मईशत मुस्तहकम होने की बात है, जो आप कीमिया कहते हैं या हयातियात या नबातियात कहते हैं, या इवन जो इकोनॉमिक्स के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो ख़ुद कितने असर अंगेज़ हैं। हमारे यहाँ चूँकि ये ख़्याल किया जाता है कि इब्लाग़ की जो ज़बान है बैन अक़वामी सतह पे वो अंग्रेज़ी है, जो कि दुरुस्त भी है। अगर आप दुबई जाके काम करते हैं या आपको अमेरिका या लंदन जाना पड़ता है, तो आपके लिए मौज़ू है कि यहाँ रहते हुए आप ज़ूलॉजी और बॉटनी ही पढ़ें, बजाय इसके कि आप नबातियात या हयातियात पढ़ें, चूँकि आपको जो मार्केट चाहिए अपने माशी सफ़र के लिए, जो इम्कानात आपके वसी करती है, वो बाहर है। तो इस वजह से जब इंतख़ाब का मामला आता है तो वही फ़ातिह ठहरते हैं और लोग उसी की समझाते हैं। अभी आप देखें कि ये सवाल किया जाता है कि क्या बच्चे पढ़ नहीं रहे? तो बच्चे तो पढ़ रहे हैं। अभी भी आपने तज़किरा किया, एक बड़ा कुतुब मेला हुआ और होते रहते हैं। वो पढ़ रहे हैं, किताबें ख़रीद रहे हैं अपनी पॉकेट मनी से, लेकिन वो अंग्रेज़ी किताबें ख़रीद रहे हैं। उर्दू किताबों की जानिब उनका रुझान नहीं है। तो मुताले की आदत ख़त्म नहीं हुई, उर्दू पढ़ने की आदत ख़त्म हो रही है या कम हो रही है। अच्छा, एक और मसला भी है, उर्दू जो लिखने वाले हैं आज के उर्दू लिखने वाले, उनकी उनके तहरीरों में और उनकी ज़बान में जो आपका काफ़ी मुशाहिदा है, आप काफ़ी लोगों को जानते भी हैं, आपसे सवाल करना बनता है कि क्या यही जो ज़बान में आने वाली तब्दीली है, क्या उसने एक लिखने वाले की ज़बान को भी तब्दील किया है? बिलाशुबा किया है। अगर आप अब से 60 साल 70 साल पहले के नसर निगारों को देखें, शुअरा को देखें, तो जो ज़बान वो बरतते थे, जो तराकीब, इस्तिलाहात, जो अलामतें, इस्तिआरे, तशबीहात वो बरतते थे, अब का कारी वो, अब का जो मुसन्निफ़ है वो नहीं बरतता। उसका सबब यह है कि एक तो अब हमारा जो फ़ोकस है, जो तवज्जो मरकूज़ रखने की सलाहियत है, वो कम हो गई है। ये तयशुदा बात है। पहले हमारे पास टॉल्स्टॉय या दोस्तोयेव्स्की जो नावल लिखते थे, हज़ार-हज़ार सफ़ात के, ये नॉवेल्स अखबारात में किस्तवा शाये होते थे, 4-4 साल में ख़त्म होते थे। लोग तजस्सुस के साथ इन्हें पढ़ते थे और जब ये किताबी सूरत में आते थे, तब भी इन्हें हाथों हाथ लिया जाता था। उसका सबब क्या था? उसका सबब ये था कि ये किताबें, यानी पढ़ने का जो अमल था, ये बहरहाल तफ़रीह का भी ज़रिया था। यानी जो लोग उस वक़्त, ना आपके पास टेलीविज़न था, ना रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास होता था, थिएटर भी इस तरह नहीं होता होगा जैसे गली-गली गुज़रते हुए थिएटर होते होंगे। तो जो तफ़रीह का बेहतरीन ज़रिया था, वो ये था कि लोग बैठ के बातें करें और किताबें पढ़ें। अब आपके पास तफ़रीह के इतने ज़राए आ गए हैं, आप इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि किताब के 2 सफ़हात पे आपको तवज्जो मरकूज़ रखना मुश्किल हो गया है। तो इसका असर तो बहरहाल आपके मुसन्निफ़ ने भी लिया। अब वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपको उलझाना नहीं चाहेगा, वो आपको एंगेज करना चाहेगा। अब आप देखें, डिविंची कोड जो है, वो आज जो डैन ब्राउन का नावल है डिविंची कोड, वो ज़्यादा पढ़ा जाएगा बजाय टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस से, चूँकि डैन ब्राउन आपको एंगेज करेगा। दूसरे सफ़े में ही कोई मर्डर हो जाएगा, कोई मिस्ट्री आ जाएगी, वो आपके साथ सवालात से खेलता रहेगा। टॉल्स्टॉय का जो सरोकार है या मतवाए नज़र है, वो अलग है। वो आप कहीं गहराई में जाना चाहता है। तो
अब गहराई में जाने वाले फिक्शन ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं लिखा जा रहा, लेकिन बहरहाल अब वो जदीद टेक्निक्स के साथ, जैसे आपका मैदान है स्क्रीन राइटिंग, तो आप जानते हैं कि लोगों को 60 सेकंड की 60 मिनट का है या 50 मिनट का एक प्ले है, और रिमोट है आपके हाथ में, आप बार बार चैनल बदल लें, तो आपको एंगेज करना पड़ेगा। तो यकीनी तौर पर उसका असर जो है वो राइटर के लफ्ज़ों के इंतखाब पे भी पड़ा है। देखिए अब स्क्रीन राइटिंग तो मतलब एक जॉब, एक प्रोफेशन है। आप टीवी के लिए लिखते हैं तो टीवी का एक देखने वाला जो नाज़िर है उसके बारे में आप उसकी तरजीहात को अहमियत देते हैं, अपने एक्सप्रेशन को रोक कर, क्योंकि एक जी बेचने की जी। चीज़ बनाते हैं तो वो आप करते हैं जो कि आप कर सकते हैं, इसलिए आप करते हैं क्योंकि आप वो आर्ट तो नहीं कहेंगे ना उसे, वो तो एक 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 काम का आप क्राफ्ट जानते हैं, तकनीक जानते हैं, इसलिए आप मौजूद डिमांड के मुताबिक एक चीज़ लिख कर दे रहे हैं जो बिक रही है और आपको पता है क्या बिकेगा। लेकिन किताब का जो मामला है ये तो एक लंबा अमल है, और आदमी बहरहाल क्या किताबें भी लोग इसीलिए इसी नीयत से लिखते हैं कि उनको वो बेच के उसको पैसे कमाएंगे, अच्छा या फिर फराज इसके साहब, पीछे कोई जैसे और। आपने कहा ना कि स्क्रीन राइटिंग एक जॉब है, तो दुनिया भर में राइटिंग भी एक जॉब है, फिक्शन राइटिंग भी एक जॉब के तौर पे है। और ये जो राइटर्स हैं ये इसीलिए लिखते हैं कि ये लिख के माशी इस्तेहकाम हासिल करें। यानी जे के रॉलिंग के ज़माने जो हैरी पॉटर की मुसन्निफ़ा है, इसने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन जब इसकी पहली किताब मुंतखब हो गई, शाये हो गई, तो इसके जो माशी जद्दोजहद का ज़माना था उस पे एक ब्रेक लगा। तो उसके वो यही काम करती है, सिर्फ लिखती है। डैन ब्राउन जो है वो सिर्फ लिखता था। स्टीफन किंग जो इस दौर के अजीम नावल निगास में होता है, जो कमर्शियल फिक्शन कह लें या हॉरर फैंटेसी फिक्शन लिखता है, उसका काम भी सिर्फ लिखना है। हमारे यहाँ हुआ ये कि जो हमारा अदीब है, चूँकि लिखने से उसकी याफ्त या रोज़गार नहीं जुड़ा हुआ, तो या तो वो सहाफ़त करता है, या वो बैंकार है, या वो उस्ताद है, और साथ में वो लिख भी रहा है। हमारे यहाँ चूँकि किताबें उस तरह प्रोडक्ट नहीं बन सकीं जैसे कि बाकी चीज़ें प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आपके यहाँ सर्फ़ प्रोडक्ट है, या आपका टूथपेस्ट है आपका प्रोडक्ट, गाड़ी आपकी प्रोडक्ट है। किताबें उस तरह नहीं बिकती। तो इस वजह से अदीब कभी भी उस सतह पे नहीं आ सका कि वो रॉयल्टी के ज़रिए गुज़ारा कर सके। चंद अदीबों के मिसाल हम दे सकते हैं, जैसे तारड़ साहब को शायद इस सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलती हो पाकिस्तान में, या उर्दू के राइटर्स में, इवन हिंदुस्तान में भी जितने भी राइटर्स होंगे सबसे ज़्यादा शायद इन्हें ही मिलती है। लेकिन ये भी साथ में कॉलम लिखते हैं और दीगर सरगर्मियाँ हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स इसके हैं जिनको हमें देखना होगा। बहरहाल हमारे यहाँ किताब तख्लीकी अमल ज़रूर है, लेकिन जब इस पे प्राइस टैग आ जाए तो ये प्रोडक्ट है। जब तक प्राइस टैग नहीं है, आप इसमें अपना जिगर जलाएं और इसको लहू से लिखें। जैसे मैंने आपसे भी तज़किरा किया कि ये किताब में जो 2 नॉवलेट हैं इस किताब में, ये 2016 में लिख लिए गए थे। उससे पहले लिखने का कुछ ज़माना था, और उसके बाद एडिटिंग, दोस्तों से मशवरे, असातिज़ा को दिखाना, इस्लाह लेना, खुद को रोके रखना कि ठहर जाएँ, ये सारे काम उससे पहले हुए। जब इस पे प्राइस टैग आ जाएगा, ये एक वैसी ही प्रोडक्ट है जैसे कि ये माइक है, थर्मस है, लाइट है, और यू हैव टू सेल इट। तो उसके तकाज़ों को भी पेश नज़र रखना चाहिए। बड़ी ये हकीकत पसंद आना ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। बड़ी मैं है इस जो पे है। लोगों से लोग इख्तिलाफ़ करते हैं। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि अदीब को बहुत ही मुनकसिर मिजाज होना चाहिए, जो कि होना चाहिए। उसे अपनी तख्लीक को एक ख़ास अंदाज में देखना चाहिए, जो कि ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन मैं एक बुनियादी कुलिये की बात कर रहा हूँ। आप अपने लहू से एक नज़म लिखें, आप अपना जिगर जलाएँ, सब करें, लेकिन जब तक आपने उस पे प्राइस टैग नहीं डाला। अब अगर ये किताब जो मेरे हाथ में है, उस पे एक प्राइस टैग है जो ये कहता है कि ये 450 की है। तो अब ये एक प्रोडक्ट है। अब इसको प्रोडक्ट के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। अब अदीब से ये तकाज़ा नहीं करना चाहिए कि आप इसको अदीब बन के फ़रोख्त करें, चूँकि इस पे कीमत का टैग तो लग गया। अगर नहीं लगा होता तब तो एक अलग तकाज़ा था। नहीं, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे मैं कहूँ कि मैं जब आप जानते ही हैं हम एक दूसरे को, जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है वहाँ पर जो मौजूद स्क्रीन राइटिंग है, मुझे कमर्शियल राइटिंग जो है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो लिखूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ, ना कि वो लिखूँ जो कि बिकेगा। तो अब मैंने अपने किचन के लिए कुछ अलग मामलात कर लिए, और अब शॉर्ट फिल्म्स लिख रहा हूँ और दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ जो कि मुझे सुकून देती हैं, या फिर तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मैं इस तरह से अगर कोई आर्टिस्ट काम करता है तो शायद वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हो उस प्राइस टैग के चक्कर से बाहर निकल कर। नहीं, नहीं, प्राइस टैग
काम तो वो वैसे ही करेगा जैसे आप कर रहे हैं या जैसे आप कह रहे हैं। जो मैंने अर्ज़ किया आपसे कि जब तक आप इस पे प्राइस टैग नहीं लगाते तब तक तो ये पूरा प्रोसीजर वैसे ही है जैसे आपने बयान किया। सही। यानी कि इससे आपका कोई माशी तकाज़ा वो हो भी नहीं सकता पूरा। यानी कि कैसे आप कि आप 10,000 किताबें बेच लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हाँ, ये बड़ा हाँ। अहम मसला है तो ये तो मतलब है ही नहीं ना, सवाल बहस में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे से 10 साल लेके एक नज़्म लिखें, तो वो 10 साल का अरसा तो आपका है। मेहनत करें, जो करना है करें। जब उसपे प्राइस टैग लग गया तो फिर उसके तकाज़े अलग हो जाते हैं। अच्छा, वो फिर नाशिर भी तो आ गया ना इसमें। सही, बुक सही, सेलर सही। भी आ गया, नाशिर भी आ गया, मार्केटिंग करने वाले भी आ गए। तो अदीब का काम अदब तख्लीक करना है, जो वो पूरी मेहनत से करेगा। लेकिन जब वो किताब की सूरत आ जाए तो फिर उसके कमर्शियल तकाज़ों को पेश नज़र अच्छा, रखना चाहिए। ये जो एक और मामला है, इस पर भी रोशनी डालिए कि आज का शायर, आज का अदीब किताब छापता है, ख़ुद पैसे खर्च करता है, किताबें छपती हैं, कुछ मखसूस किताबें छपती हैं जो कि तोहफ़े के तौर पर दी जाती जी, जी। हैं, जो कि सोशल गैदरिंग्स के अंदर तकसीम की जाती हैं, और उसके बाद वो किताब बाज़ार में कहीं गई बमुश्किल हुँ। तो गई, वरना वो चंद मखसूस ताकों में सजा दी जाती हैं। ये क्या है? असल में जो आज का अदीब व शायर है, उर्दू का जो अदीब व शायर है, वो इस वक्त मज़लूम तरीन मखलूक है, और वो अजीम भी है और मज़लूम भी है। उसका सबब यह है कि ये वो आदमी है जो मुलाजमत भी कर रहा है, जो बसों में भी धक्के खा रहा है, बच्चों की फ़ीस में भी उलझा हुआ है, बीमारियों से भी लड़ रहा है, सारे काम कर रहा है जो एक आम आदमी कर रहा है, जो एक डॉक्टर कर रहा है, जो एक इंजीनियर कर रहा है, जो एक बस ड्राइवर कर रहा है। लेकिन फिर ये अपने दिन के उन्हीं तकसीम किए हुए हिस्सों में से कुछ वक्त निकाल के अदब तख्लीक कर रहा है, जो कि बाकी नहीं कर रहा है। और फिर ये ना सिर्फ उस अदब को तख्लीक करता है, फिर बल्कि उसकी किताब भी छपवाता है। और जब वो किताब छपवाने जाता है तो उसे नाशिर के इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नाशिर उसे जो कहानियाँ सुनाता है वो एक अलग दुनिया की कहानी होती है, जिसमें उससे ज़ाहिर सी बात है नाशिर मुनाफा कमाने के लिए बैठा है और ये उसका शिकार है। तो वो नाशिर का इस्तेहसाल सहता है, फिर उसके पास कुछ किताबें आती हैं, फिर वो मेरे जैसे सहाफ़ियों के पास आता है कि इसकी ख़बर लगा दीजिए या इस पे तबसरा कर दें। और हम जैसे लोग 3-3 महीने उन किताबों को रखे रखते हैं और उस बेचारे की उम्मीद, उसकी उसका उसका हौसला सब टूट जाता है। तो अज़ीम है इन मानों में कि वो इतनी जद्दोजहद करके अपनी किताब ला रहा है, ऐसे माशरे में जहाँ किताब एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, जैसे मैकडॉनल्ड्स है या जैसे केएफसी है या पिज़्ज़ा हट है। तो किताब वो लाता है और खुद ही छापे, खुद अदब तख्लीक करने के बाद उसका काम ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे आप शायर हैं या मैं फ़िक्शन निगार हूँ, तो हमने अपना फ़िक्शन लिख लिया, असूली तौर पे हमने अपना काम कर लिया। लेकिन उर्दू अदीब का मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अब वो इसे छपवाएगा और अपने पैसों से छपवाएगा, वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में रिटर्न कुछ नहीं है। सिर्फ़ ये है कि इसकी पज़ीराई हो जाए, सिर्फ़ ये है कि इसे पढ़ लिया जाए, और अगर उसमें ज़्यादा हिम्मत होगी तो वो फिर एक और किताब ले आएगा। तो मज़लूम तरीन मखलूक है और अज़ीम तरीन मखलूक है मेरे नज़दीक। अच्छा, आपका एक तारुफ जो कि रह गया वो नाशिर भी है। जी हाँ, आप खुद किताबें, खुद ही छापते हैं हम। जो नए लिखने वाले हैं, आप उनसे मुखातिब होकर बात कर सकते हैं, क्या उनकी हौसला अफजाई के लिए आपके पास क्या पेशकश है? अपनी किताब खुद छापें, समझें कि ये साइंस क्या है। नाशिर पे इस अगर आपको ऐसा नाशिर मिलता है जो आपको लगता है ईमानदार है, आपके साथ अच्छे मामलात रखता है, आपकी तख्लीक, क्योंकि ये तो बुनियादी तौर पे एक ख्वाहिश है कि आपने अपना काम खुद ही लिखा और लोगों तक पहुंचाया, और ये है कि जो सरमाया आपने लगाया, चलो उससे आप नफ़ा नहीं कमाना चाहते लेकिन नुकसान ना हो, तो तख्लीक करें जज्बे के साथ, खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ और तमाम असूलों के साथ जो आपके असातिज़ा ने आपको सिखाए हैं। लेकिन जब उसे शाये करें तो उस नशर व अशात के असूलों को भी पेश नज़र रखें और समझने की कोशिश करें। हमने भी किसी से सीखा, समझा, औरों को बताया कि भई अगर आप इस तरह छाप लें किताब, तो आप सहूलत से छाप लेंगे। ये भी कहा कि हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो हमारे पास है, हमसे आप मत छपवाएँ, क्योंकि हम प्रोफ़ेशनल नाशिर नहीं हैं। यानी कि हम ये काम कारोबार के तौर पे नहीं कर रहे। मेरा पेशा सहाफ़त है, लिखना-लिखाना है, एक अदबी जरीदा है इजरा, उसे मैं कुछ दोस्तों के साथ मिलके एडिट करता हूँ, हम उसके 5 शुमारे ला चुके हैं। उसका यूसुफ़ी नंबर भी कुछ अर्से पहले आया था। तो आप इस साइंस को समझें और किसी और से छपवा लें, हमसे ना छपवाएँ, ताकि आपका इस्तेहसाल कम से कम हो। मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप कि ये सिलसिला, अदब का हाँ, अदब का या अदीबों का या शायरों का 2 जो चीज़ें उर्दू से हैं, जुड़े हैं? 2 चीज़ें हैं। प्रिंट यानी जो हार्ड कॉपी है, उसका मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं है।
गो कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे मगरिब में तरक्की की, लेकिन मगरिब में तो अभी भी किताब छप रही है, अमेरिका में छपती हैं, बरतानिया में, अमेरिका में शायद सबसे ज़्यादा किताबें छप रही हैं आज दुनिया में। प्रिंट के मुस्तकबिल को कुछ मुश्किलात का सामना है, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बहरहाल मसाइल हैं। लेकिन अब नई फॉर्म्स आ गए ना, अब यह है कि आप अपनी गज़ल मुझे यूनिकोड पे, व्हाट्सएप पे भिजवा देते हैं, मैं फ़ेसबुक पे आपको पढ़ लेता हूँ। पहले तो आपको एक किताब छपा के 500 की तादाद में आप छपाते थे, 500, और फिर उसके आप पढ़ने वाले ढूंढते थे। तो अब अगर आपको सही फॉर्म मिल गया तो आपकी एक नज़म ही 500 हज़ार अफराद पढ़ सकते हैं। आपके पास व्लॉग का ऑप्शन है, यानी अदब ही है ना, नज़्म है, गज़ल है, आपने उसका एक व्लॉग के तौर पे प्रेजेंट किया, आपने पॉडकास्ट के तौर पे प्रेजेंट किया, आपने व्हाट्सएप पे उसे पहुंचाया, तो उसको तो पढ़ लग चुके हैं। तो दो इंतहाएं हैं, प्रिंट मुश्किल में ज़रूर है, लेकिन दूसरी जानिब हम कुछ इनकलाबी सूरत हाल देख रहे हैं। जैसे एक बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा था अब से 8 साल पहले कि उर्दू स्क्रिप्ट ख़त्म होने वाला है। उनका अंदेशा इतना गलत नहीं था, लेकिन फिर हुआ ये कि सेलफोन पे उर्दू स्क्रिप्ट आ गया। अब आप देखें कि मेरे वालिद साहब जो 61 प्लस हैं, वो भी फेसबुक पे अपना स्टेटस उर्दू में दे सकते हैं। मेरी वालदा एसएमएस उर्दू में कर रही हैं। उर्दू स्क्रिप्ट को अचानक एक क़ुव्वत मिल गई। तो लिटरेचर के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो रिवायती इम्कानात के बजाय ज़रा गैर रिवायती और जदीद असूलों से जुड़े, जैसे पॉडकास्ट से, व्लॉग्स से, यूनिकोड स्क्रिप्ट से, तो वो तरक्की करेगा। पीडीएफ से, ई बुक से तो इम्कानात हैं। ऑडियो बुक का इम्कान हमारे पास मौजूद है। प्रिंट का बहरहाल थोड़ा मखदूश है, चूँकि इसमें पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं, और इसके बरक्स ये जो मीडियम्स हैं ये बिलामावज़ हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह शोबे तदरीस से भी वाबस्ता हैं और पढ़ाते रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अभी ये जो हमारे तलबा हैं उनकी उर्दू के बारे में उनके वो क्या कह सकते हैं, आप क्या कहते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या उसमें लगता है? उसमें कभी कभार तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपके सामने आते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हाँ, लेकिन अक्सर वो होते हैं परेशान कर देते हैं। अकलियत हैरान कर देगी। अच्छा, वो आपको वाकई हैरान कर देंगे, आप कहेंगे ये कैसे कर गया ये। लेकिन अक्सरियत आपको परेशान करती है। अगेन, मैं एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ, कुछ ऐसे 1-2 सेमेस्टर पढ़ाए हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग का शोबा है, तो वहाँ मैंने ये देखा कि कुछ तालिब इल्म तो आपको वाकई सरप्राइज़ करेंगे कि वो चेखोव को भी पढ़ रहे हैं और वो क्लासिक फिल्म्स भी देख रहे हैं और वो कुछ हद तक अशफाक अहमद को भी जानते हैं और मंटो को भी जानते हैं। लेकिन हाँ, उर्दू पढ़ने का मामला बहरहाल कमज़ोर हुआ है, उर्दू पढ़ने वाले कम हैं और इसके इम्कानात आगे कम दिखाई दे रहे हैं कि वो उर्दू की तरफ आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे। हाँ, वैसे यूनिकोड में उर्दू लिख लेंगे, सेलफोन पे वो सब है, उसमें हिज्जे गलत लिखेंगे, तलफ़ुज़ गलत होगा। तो ये मसाइल हमारे यहाँ हैं बहरहाल। अच्छा। इसका एक एक मैं आपसे 30 सेकंड और लूँगा। सबब ये है कि अब हमारे पास जो अदीब है ना, वो रोल मॉडल नहीं रहा। पहले हमारे रोल मॉडल थे फैज़ साहब, अहमद फराज, जालिब, अहमद नदीम कासमी, अशफाक अहमद, तलकीन शाकश प्रोग्राम करते थे अशफाक अहमद, ज़ाविया करते थे अशफाक अहमद, अशफाक साहब के ड्रामे आ रहे हैं, बानो कुसिया के ड्रामे आ रहे हैं, कोई तकरीब हो रही है फैज़ साहब आ रहे हैं, कोई बड़ा वाक़या हो गया अहमद फराज आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। टेलीविज़न पे ये लोग थे, रेडियो पे ये लोग थे, ये हमारे रोल मॉडल थे। हम कहते थे इन्हें तकरीबात में बुलाया जाए, इन्हें देखा जाए, इनकी तस्वीरें हम पर्स में रखें। आज आप देखें कि आपके ओपिनियन लीडर्स क्या अदीब हैं, किस चैनल पे अदीब है, किस खबर के रद्द अमल में अदीब है, किस वाक़ये पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए शायर सामने आ रहा है, वो कहीं नहीं है। हम कहते हैं कि हाशिए पे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में अदीब हाशिए पे भी नहीं है, कॉलम निगार हैं। तो चूंकि अब ये रोल मॉडल नहीं रहे, तो इनको फॉलो कैसे किया जाए। फैज़ साहब तो टेलीविज़न पे आते थे, फराज को हमने देखा, हमने जालिब को देखा, तो हमें अच्छा लगता था, हम जैसा बनना चाहते थे। अब हमारे बच्चे कैसे बनेंगे कि वो रोल मॉडल के तौर पे हमारा अदीब उनके सामने नहीं आ रहा। तो ये एक दिक्कत है। मुझे अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें, क्योंकि ये बहरहाल एक बड़ा अलमिया है और ये आगे क्या आपको लगता है कि ये बेहतर होता दिखाई देता है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अदीब अब खुद को बदल लें, अदीब को बदलना होगा खुद को। मतलब आपको ये कोई तहरीक चलाई जाएगी, कोई चलानी इनफरादी चाहिए? हैसियत में लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमने जो प्रिंटिंग का काम समझा, तो हमें बलूचिस्तान के कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे हम किसी नाशिर के इस्तेसाल से बचने के लिए खुद नशर व इशाअत के शोबे में आ गए। आइडिया मुझे अच्छा लगा, मैंने समझा, मैंने ये काम किया। मैंने और लोगों को कहा कि भाई आप खुद ही क्यों नहीं अपनी किताब छापते। तो अदीब को खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसका ज़मीर उसको इजाज़त नहीं देता, वो ना करे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उसका ज़मीर उसे खामा-खाई रोक रहा है। अब वो खामा-खाई वाले मसले से निकल आए।
अब ये कि जनाब मैं अपनी चीज़ जो है प्रमोट नहीं करूँगा, भाई तो कौन प्रमोट करेगा? कौन प्रमोट करेगा? आप अपना बकरा भी तो लाके घर के बाहर बांधते हैं, अपनी गाय भी तो आप घुमाते हैं, तो आपको अपनी चीज़ एक हद तक प्रमोट करनी पड़ेगी। आप उसमें अपनी ज़मीर का दायरा रखें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए वो ज़रूर करें। और अदब, ये भी अदब के साथ आपका खुलूस ये है ना कि अगर आपका अदब लिखा गया और नहीं पहुंचा, तो ये भी तो आपने अदब के साथ जुल्म किया। अच्छा, ये मुझे बताइए ना कि किसी ज़बान अदब की तरक्की जुड़ी है ज़बान की तरक्की के साथ, लेकिन ज़बान की तरक्की जुड़ी है मुआशी और साइंसी तरक्की के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो ये किसके कांधे पे बंदूक रखी जाए कि किसकी जिम्मेदारी है कि जिसकी जिम्मेदारी है वो तो वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहता। किसकी ये जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, अफराद की जिम्मेदारी इस तरह नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्शन आपको देगी ना समत, वो सरकार देगी। इनफरादी हैसियत में तो हम लिसानी तौर पे, मजहबी तौर पे, जोग्राफियाई तौर पे बटे हुए हैं, समत नहीं है हमारे पास। एक ज़माने में उर्दू ने हमें समत दी कि उससे रोज़गार जुड़ा हुआ था कि रेडियो पे चले गए, टेलीविज़न चले गए, तदरीस में चले गए। अब वो मामला भी थोड़ा गड़बड़ा गया है, नए मज़ामीन आ गए हैं, रेडियो टेलीविज़न के तकाजे बदल गए हैं। सरकार आपको समत देगी, सरकार का इंटरेस्ट नहीं है, छोटे मोटे बयानात होते हैं। जैसे एक ज़माने में चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसले उर्दू में लिखे जाएंगे, तो क्या अभी उर्दू में लिखे जा रहे हैं? बड़ा अहम सवाल है। अभी उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि ज़रिए तालीम उर्दू होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका इतलाक़ तो हो। और करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग़ालिबन श्रीलंका में ये तजुर्बा हुआ था, उन्होंने ज़रिए तालीम अपना मादी ज़बान कर दी, शायद तमिल थी। तो उससे पता चला बाद में 15-20 साल बाद कि भाई आप तो तरक्की के सफ़र में पीछे रह गए। तो होना ये चाहिए कि अगर आप ज़रिए तालीम आपकी अपनी ज़बान हो, तो उससे उसकी मईशत भी तो मुस्तहकम हो, उससे याफ्त की भी तो रोज़गार के ज़राए जुड़े हों ना। तो आप कह सकें कि भाई मैं तो उर्दू पढ़ रहा हूँ, उससे मुलाज़मतों की ज़्यादा इम्कान है, तुम अंग्रेज़ी पढ़ लो उसमें तो इम्कान बहुत कम है। क्या वो वक्त आएगा? वो वक्त लाएं तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत सारे फ़ैसले ऊपर से इम्पोज करने की। अभी अदीबों और शायरों की महफिल में या उनके साथ जो आप बैठकें होती हैं, उसमें आपको महसूस होता है कि कोई किसी तहरीक के होने का कोई कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई ईएमएफ फोर्स मौजूद है, कोई मंबा मौजूद है? देखिए, मैंने कहा कि जो कुछ है वो खुद ब खुद हो रहा है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी ने तब्दीली लेके आई है ना, टेक्नोलॉजी वो उसने आपके अदीब को एक डायरेक्शन दे दी है, कोई तहरीक जन्म नहीं ले रही, और अदीब को शायद खुद भी नहीं पता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब वो अपनी गज़ल आपको सुनाता है एक वीडियो की फॉर्म में, जो कि आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। एक शख्स एक रीडिंग सेशन रखता है, जैसे अभी मैं आपके साथ हूँ तो मैं कोई हिस्सा पढ़ता हूँ अपनी किताब का, तो ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए महफूज हो गया, और ये सहूलत से एक से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी तरसील आसान है। एक साहब कहें कि बरतानिया कोई किताब भिजवाएं, तो भाई कैसे भिजवाएं, यहाँ से तो 2,500 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसका कोई रीडिंग सेशन है तो बिला मुआवजा चली जाएगी। तो तहरीक नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ आपके साथ खेल खेल ली है। अगर आप उस खेल को समझ गए, उसके साथ जुड़ गए, तो इम्कानात हैं। बेहतर है कि उसे समझें। हाँ, ये बेहतरीन बेहतरीन बात है और ये बेहतरीन वक्त है। आप बिल्कुल, हमारे पास पॉडकास्ट है और हम जी जो है जी। हम चाहेंगे कि आपकी कुछ, मैं तो ये किताब पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि खुर्शीद इकबाल साहब के क्या कहते हैं वो, शायरी में तो इसको कहा जाता है कलाम शायर व ज़बान शायर, लेकिन अदीब इसे क्या कहेगा? हम तो इसे पढ़त ही कहते हैं। जैसे अब वो मोहिद्दीन क्या कहते हैं, ये ज़िया मुहिद्दीन साहब, जी जी यूसुफ़ी जी जी साहब। जी। तो हम कहा किसी ने कि हम ज़िया मुहिद्दीन साहब के अहद पढ़त में ज़िंदा हैं, कि जिस तरह वो पढ़ते हैं वाह वाह बड़े वाह वाह। अदीबों को। तो ये 2 नॉवलेट पे मुश्तमिल किताब है। तिकोन की चौथी जहद दूसरा नॉवलेट है गर्द का तूफ़ान, और ये शाये हुई थी अब से 3 माह पहले, और ये चूँकि मैंने खुद ही शाये की। और एक कुछ मिनट आपके लेना चाहूँगा इसको पढ़ने से पहले। तो हमने ये इरादा बांधा था कि हम कुछ तजुर्बात करें, हमारे पास ख्वाब थे, अज़्म था, इरादा था, और हमने कहा कि इसे करके देखते हैं कि अगर हम खुद छापते हैं तो क्या हम घाटे में रहेंगे, नहीं रहेंगे, कितने लोगों तक पहुँची, नहीं पहुँची, ये सब हमें पता होगा, बजाय इसके कि हम किसी और के ज़रिए से शाये करवाएं। तो इसकी तकरीब रनुमाई हमने की थी किताब की इशाअत के 45 दिन बाद कराची प्रेस क्लब में। बहुत अच्छी तकरीब हुई, ए ख़याम साहब उसकी सदारत कर रहे थे। तो जब तकरीब हुई 45 दिन बाद, तो उस वक्त तक बतौर अदीब नहीं, जो अदीब तख्लीक करने वाला है उसका तो मतलब कोई
रिटर्न नहीं है। आपने एक हाइको भी कही तो उसकी कीमत कोई बादशाह शहंशाह अदा नहीं कर सकता, वो तो अनमोल है। लेकिन बताओ नाशिर जो हमने इस पे सरमाया लगाया वो हमने 45 दिन में पूरा कर लिया था, और हमें ये भी खबर थी कि कितनों तक पहुंची, और उसी वक्त इसके दूसरे एडिशन का भी ऐलान कर दिया था। तो ईद के बाद थोड़ा सा ईद की वजह से ताख़ीर हुई, तो इसका दूसरा एडिशन भी आ गया है। तो दूसरा एडिशन भी हम इसका लेके आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों तक पहुँचे, आप तक भी पहुँची, और आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया। तो तिकोन की चौथी जो है, जो पहला नॉवलेट है, उसका एक छोटा सा पीस मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये बुनियादी तौर पे किताब प्लीज। का इब्तिदा यही है, कहानी का वस्त। किसी नामालूम मकाम पर, जहाँ सिवाय बर्फ़ के, तूफ़ान के, कुछ जंगजुओं के, गारों, हथियारों के और ख़तरे के और कुछ न था, दो आदमी जो अजनबी होने के बावजूद अजनबी नहीं थे, एक दूसरे के सामने मौजूद थे, बिल्कुल खामोश। एक की आंखों पे पट्टी बंधी थी, हाथ जकड़े हुए थे, और मौत का खौफ उस पे साया फिकन था। वो कैदी था। दूसरा जो जंगजू था, अगरचा आज़ाद था, मगर अपने माजी में बंधा हुआ था, और एक एहसास जिसे तज़ब्ज़ुब कहा जा सकता है उसमें फुनकाता था। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, बिल्कुल चुप, मगर वो ज़्यादा देर खामोश नहीं रहने वाले थे। बिलाखिर कलाम होना था, जो इब्तिदा से था। बाहर बर्फ़ गिर रही थी, बाड़े में उदास सी बू थी। जो आदमी हालत जंग में था, उसने खनकार कर गला साफ किया और परिंदे के पर फड़फड़ाए। उस नामालूम मकाम से कोसों परे साहिली शहर में एक औरत दरीचे में खड़ी थी। चेहरे से थकन आया थी। उसके शौहर को लापता हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे और उसके मिलने का इम्कान मिट गया था, और वो हामला थी। शुक्रिया। वाह वाह वाह। मतलब ये कदम, इस तहरीर का कमाल ये है कि जूं जूं सफ़ात बढ़ते जाते हैं, एक नया सफ़ा जो है एक नई हैरत में आपको डालता है, और ये इसकी कामयाबी है। मतलब मुझे मैं तो तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। ये अल्फाज बहुत हौसला अफजा हैं। नहीं नहीं, ये हकीकत है। ये मैं कोई तारीफ़ के पुल बांधने का कायल नहीं हूँ, आप जानते हैं ये जी, बात जी, गालिबन। बिल्कुल। नहीं, इसी वजह से मैंने उनको हाँ ख़ास अहमियत दी। और वैसे हमारे यहाँ फ़िक्शन निगार शिकवा करते हैं कि शायरों को तो दाद मिल जाती है, उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है। लेकिन ये कि मैंने कहा कि इसको जो दूसरा एडिशन लाने का सबब यही बना कि इसको सराहा गया, और हैरत भी, जिस तरह आपके लिए कुछ सफ़ा जिसके हैरत लाए, मेरे लिए अशात के बाद की कहानी इसकी हैरत लाई, कि हैरतें लेके आई कि काफ़ी ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं जानता, आप उनसे अपनी किताब के ज़रिए जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग जिनका आपने नाम नहीं सुना होता, जिन कस्बों का आपने ज़िक्र नहीं सुना होता, वहाँ से आपको ख़बर आती है कि कोई आपकी किताब तलाश कर रहा है या आपसे हासिल करना चाहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप तख्लीक़कार हैं तो आपको किताब ज़रूर लानी चाहिए, चाहे से आपको घाटा हो, लेकिन ये एक अनोखा तजुर्बा है, तो हर अदीब को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, खुर्शीद भाई, यहाँ एक और बात भी तो काबिल ज़िक्र है ना, कि किताब बहरहाल किसी भी दौर में किताब पढ़ने वाले कुछ मखसूस लोग ही रहे। ऐसा नहीं है कि आप किताब छापेंगे और पाकिस्तान की जो है वो 18 करोड़ या कितनी करोड़ आबादी है, उस वक्त कितनी है, 22 करोड़ हम 22 करोड़ कहते के हैं। करीब आबादी में से कोई, लेकिन अगर आपकी किताब 1 लाख लोग भी पढ़ते हैं तो 1 लाख लोग कोई कम लोग नहीं हैं। नहीं, बहुत बड़ी फ़िगर है। अगर हमारे यहाँ उर्दू के 1 लाख रीडर्स मिल जाएँ, तो आप उर्दू लिटरेचर को बिल्कुल अंग्रेज़ी लफ्ज़ फ्लोरिश करता हुआ देखेंगे, तरक्की पाता हुआ देखेंगे। मेरे ख़्याल में इस वक्त जो उर्दू रीडर्स हैं, वो शायद 50,000 के करीब हैं। और किताब चूँकि सब तक नहीं पहुँच पाती, तो ये दिक्कत होती है। अगर हम 10,000 तक भी अपनी किताब पहुँचा सकें, तो एक सक्सेस स्टोरी हम लिख सकते हैं। सर, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, और मैं तो चाहूँगा कि हम ये बात चलती रहे, और बहुत सारी काम की बातें हमारे सामईन को भी सुनने को मिली होंगी। कुछ बातों से एतमाद बंधा होगा, हौसला मिला होगा। बाकी कुछ बातें जो हैं वो परेशान कर देने वाली भी थी। हैं, बिल्कुल हैं। हकीकत तो है, तो उसे हकीकत तो हकीकत आपको। समझ के मैं समझता हूँ कि अदीब अगर थोड़ा खुद को पुश करे, कुछ अपने आउटसाइड द बॉक्स जो हम कहते हैं, जिसको लेटरल थिंकिंग, जिससे आपसे डिस्कस हुआ, कुछ इस तरह की टेक्निक्स को समझे, कुछ जदीद तकाज़ों को पेश नज़र रखे और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चले, तो इम्कान है मायूसी के बावजूद। यानी आगे तारीकी ही है, ये तय है, लेकिन आपके पास ऐसे टूल्स हैं जिससे आप उस तारीकी में रोशनी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ना कि आपका जो नावल है वो
उर्दू नावल है लेकिन वो डैन हर्मन की स्टोरी सर्कल की टेक्निक पर मौजूद है। जी जी जी, वो सही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये अब यही तो मामला है ना कि आप जितनी ज़्यादा ज़बानें सीखते हैं उतना ज़्यादा इल्म सीखते हैं। हम्म, ज़बान क्या, मैं बस ये मामला ये है कि क्या हम लोगों के पास वो तहरीक मौजूद है कि लोग उर्दू इसलिए सीखें कि उन्हें कोई इल्म हासिल होगा इस ज़बान को सीखने की वजह से, जो कि सिर्फ इसी ज़बान में मौजूद है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि हाँ, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में हम उस मकाम पे पहुँच सकते हैं कि लोग इस ज़बान को इसलिए सीखें कि कुछ इल्म है जो सिर्फ इसी ज़बान में है? अच्छा, यहाँ थोड़ा मैं मायूसी का शिकार हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इम्कान पैदा हो जाएगा। इम्कान यूं पैदा होगा कि हमें उर्दू ने हैरान तो किया है। उर्दू ने हमें कैसे हैरान किया कि हम समझते थे कि अंग्रेज़ी जो मीडियम है वो गालिब आ गया, लेकिन जब टीवी चैनल्स आए, जब न्यूज़ चैनल्स आए, तो हमने देखा कि अंग्रेज़ी चैनल्स का तजुर्बा नाकाम हो गया। हमने देखा वो बड़े बड़े ग्रुप्स जो अंग्रेज़ी जर्नलिज्म का मतलब अलम उठाए हुए थे, उन्होंने भी अपने टीवी चैनल्स उर्दू में तैयार किए। तो यहाँ उर्दू ने हमें हैरान किया कि भाई ये कैसे हो गया। फिर दूसरी बात ये जो मैंने कहा, अब यूनिकोड में आपके पास किताबें लिखी जा रही हैं, यूनिकोड में आप एक दूसरे दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। फिर अभी रेख्ता जो हिंदुस्तान की एक वेबसाइट है, वो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि दुनिया भर में जो उर्दू की किताबें हैं उन्हें वो पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख रहे हैं, शायरों की चीज़ें बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें अदाई भी की जा रही है। तो उर्दू ने कुछ पैदा किए हैं रोज़गार के इम्कानात अपने लिए, और उसने हमें हैरान भी किया है। उसने हमें बताया कि कुव्वत तो है। एक अजीब सी मिसाल मैं आपको दूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान में अभी फिनोमेना नया नया है, ये सब उर्दू में बात कर रहे हैं। एक आध अंग्रेजी का लफ्ज़ बोलते होंगे जैसे आप में बोलते हैं, और ये अपने व्यूअर्स पैदा कर चुके हैं। ये वो लोग भी पैदा कर चुके हैं जो इनकी सर्विसेज का मुआवजा दे रहे हैं, और ये सब उर्दू में बात कर रहे हैं। तो उर्दू हैरान तो आपको कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग अदब तो नहीं है ना, बहरहाल। अदब नहीं, उर्दू ज़बान की अभी हम बात कर रहे हैं। हाँ अदब तो बिल्कुल एक अलग मुद्दा है। अदब तो मसाइल भी हैं और वो भी है, लेकिन जो ज़बान और बोली है ना, उसने हमें हैरान किया है कि कहीं न कहीं कुछ हाँ यकीन, इम्कान पैदा ये है। बड़ा अहम अब नुकता देखिए है। ना, सारे न्यूज़ चैनल, अब आप स्क्रिप्ट राइटिंग हम पढ़ाते हैं दरसगाहों में, और कुछ स्टूडेंट्स इसरार करते हैं कि हम अंग्रेज़ी में लिखेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको बॉलीवुड से ऑफ़र आई, हॉलीवुड से ऑफ़र आई, आप अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है आपके अदाकार भी उर्दू में ही उसे समझेंगे। आपका हिदायतकार, आपका प्रोड्यूसर, आपका प्रोडक्शन हाउस, वैसे आप रोमन में लिख लेंगे, लेकिन आप लिखेंगे तो उर्दू में ही ना। जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि आपने लिख दिया कुछ कुछ होता है, तो लिखा तो आपने KUCH है, लेकिन है तो उर्दू। अच्छा, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि क्या स्क्रिप्ट को तब्दील कर देने से उर्दू बेहतर हो जाएगा, उर्दू का मामला? कि जैसे टर्की में हुआ कि स्क्रिप्ट जो है वो अंग्रेज़ी का है, रोमन है मतलब, और उसके बाद वो इस क्या ये, लेकिन क्या आप ये एडवाइस करेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ख़तरनाक है। अब ख़तरनाक है, अब नहीं हो सकता। शायद किसी ज़माने में इसका इम्कान था, लेकिन आप इसके दूसरे पहलू को रखें ना। आप इसके उर्दू के स्क्रिप्ट को मत छेड़ें। इसको अ, अगर तवानाई की, तवज्जो की, मोहब्बत की ज़रूरत है तो वो इसे देते रहें, लेकिन साथ में रोमन स्क्रिप्ट अगर आपको फ़ायदा दे रहा है तो आप उससे इख्तियार करें। अब जैसे एक हिंदुस्तानी अदीब ने मुझे बताया बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो फ़िक्शन निगार पढ़ा जाता है वो है मंटो। और मंटो को उर्दू वाले नहीं पढ़ते, क्योंकि उर्दू वाले तो कम हैं, हिंदी वाले पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते उसे देवनागरी स्क्रिप्ट में है। यानी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अदीब है मंटो, जो असल में उर्दू का अदीब है। वहाँ वाले उसे पढ़ रहे हैं देवनागरी में या हिंदी में? हिंदी में, या फिर वो हम जिसे कहते हैं रोमन में पढ़ रहे हैं। वहाँ गालिब पढ़ा जा रहा है, और गालिब को पढ़ने वाले उर्दू कितने हैं? उर्दू वाले तो कम है, ज़्यादा हिंदी वाले हैं। तो हिंदी स्क्रिप्ट ज़्यादा बिकता है वहाँ पे, जो देवनागरी स्क्रिप्ट हम जिसे कहते हैं, उसमें दीवाने गालिब ज़्यादा बिक रहा है बामुकाबला उर्दू के। तो उर्दू के स्क्रिप्ट को आप रहने दें, उसको ग्लूकोज भी दें, तवानाई भी दें, मोहब्बत भी दें, उसका ख्याल भी रखें, लेकिन जो दूसरे इम्कान पैदा हो रहे हैं उन्हें होने दें। तो अगर रोमन में कोई किताब आ रही है और फ़रोख्त हो रही है तो अच्छी बात है, देवनागरी में आ रही है तो अच्छी बात है। अब आप देखें ना, अगर मंटो और गालिब उर्दू स्क्रिप्ट से ज़्यादा देवनागरी में पढ़े जा रहे हैं, तो हमें तो यही खुशी है कि उर्दू का अदीब व शायर आगे आज जा रहा है। आज कोई नौजवान उठता है और वो एक पूरा नया नावल लिखता है जो कि उर्दू में है लेकिन रोमन में है। हम्म। आप इसकी हौसला अफजाई करेंगे
या आप कहेंगे कि उसने गलत किया? पहले तो उर्दू में अगर वो लिख सकता है तो उर्दू में लिखे। वो नहीं लिख सकता, वो आज का तालिब इल्म है तो जिसने उर्दू सिर्फ बोलना उसे। हाँ, तो अब उसका सवाल ये है कि उसका करना क्या चाहता है, वो इसे लोगों तक पहुंचाना चाहता है। अब उसे मार्केट देखनी होगी, आया रोमन किताबों की मार्केट है या नहीं है। मेरे ख्याल में रोमन के मुकाबले में तो अभी उर्दू किताबों की मार्केट है। तो अब उसने अपनी तख्लीक तो लिखी उर्दू में, क्योंकि बोली है ना नहीं, मैं स्क्रिप्ट। ये कहूँगा, मैं ये सवाल मेरा ये है कि क्या उसने अदब की खिदमत की है या ज़बान को नुकसान पहुँचाया है? बुनियादी तौर पे तो वो उर्दू लिखना जानते ही नहीं था। तो ये तो उसकी मजबूरी हो गई, वो मजबूर था। लेकिन चूंकि उसने ज़बान, तो जैसे जावेद अख्तर साहब ही ने बात का, इससे इख्तलाफ हो सकता है, उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट ज़बान नहीं है, इस पर बहस हो सकती है, इसमें कुछ मसाइल हैं, लेकिन उनकी बात एक तनाजुर में सही है। जैसे आपने लिख दिया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अंग्रेज़ी में तो है, तो वो उर्दू, तो उसने उर्दू वो जानता नहीं था, जो कुछ लिख लिया। अब जो आप जैसे असातिज़ा हैं, वो उसकी रहनुमाई करके उसकी इस काविश को उर्दू की खिदमत बना सकते हैं। ये मुझे लगता है, अगर वो आपके पास स्क्रिप्ट लेके आएगा तो आई बिलीव कि आप उसे ऐसा मशवरा देंगे जिससे उसकी काविश उर्दू की खिदमत में ढल सकती है। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी मेरे कांधे पर है। भैया आप भी तो पढ़ाते मैं हैं हजरत, हम भी यही करेंगे से ना। हम हाँ कहें ना, हाँ, हम ये भी यही बहुत करेंगे। मुश्किल काम है। हाँ, हम ये उसे ये बहुत बड़ी मशवरा जिम्मेदारी है। हाँ, हम ये मशवरा देंगे किसी कंपोजर के साथ बैठ के, बिल्कुल इसको बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लें, वो इसको उर्दू स्क्रिप्ट में ढाल देगा, क्योंकि बिल्कुल। टेक्नोलॉजी आ गई ना, रास्ता तो निकल आया। अच्छा, यहाँ एक और मामला भी है ना कि अगर वो सोशल मीडिया के लिए लिखता है या उसने कोई किताब शाया नहीं करनी, वो तो वहाँ तो मेरे ख्याल में रोमन ही ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, दुनिया भर में ऐसे तस्वुरात हैं कि सिर्फ वेबसाइट्स के लिए लिखा जाता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे नावल्स भी हैं, जो एक बड़ा मशहूर था मुतनाज़र नावल 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जी जी। ये इब्तिदा में एक पैरोडी नावल के तौर पे लिखा गया था वेबसाइट के लिए, लेकिन ओह, क्लिक कर गया और अच्छा। बेस्ट सेलर साबित हुआ बाद में। तो दुनिया में ऐसे तस्वुरात हैं, और अगर दुनिया में हैं तो आपके यहाँ भी आएंगे। कोई लड़का इंग्लैंड में अगर पढ़ के आ गया, कुछ स्टूडेंट्स, और उन्होंने देख लिए कि भाई वहाँ वेब नावल्स हैं, तो आपके यहाँ भी शुरू कर देंगे। शुरू में अजनबी लगेगा, 5 साल बाद वो चल निकलेगा। तो हो सकता है ऐसा हो, कल उर्दू हमें हैरान करेगी और लिटरेचर भी हमें हैरान करेगा। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया ताला आपका। हम कभी फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे व्हाई नॉट। और कुछ नए सवालात, कुछ, लेकिन हाँ कुछ बातें पुरानी ही जुड़ी रहेंगी। बाकी कुछ नई नहीं बातें नहीं, भी। बिल्कुल, आपसे गुफ्तगू हाँ, करके तो मुझे बहुत कुछ नया सोचने का, कहने का मौका मिला, और हमें ये दिखाई दिया कि कैसे मुश्किलात के बावजूद एक इम्कान है हमारे पास आगे बढ़ने का। और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमें सुनने का बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह अनकरीब हम दोबारा मिलेंगे, अपनी सुनाएंगे, आप हमें सुनेंगे। और हो सकता इंशाल्लाह है थोड़ा बहुत महसूस भी हो जाए। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।